नमस्कार, TV9 राजस्थान के स्पेशल शो 8 PM शो में आप सभी का स्वागत है। और देखिए, इस शो में हम बात करते हैं राजस्थान की बड़ी सियासी खबरों की। और आज क्योंकि अंता में मतदान हुआ है और इस बार भी लगभग रिकॉर्ड पिछली बार की ही तरह कायम हुआ है, क्योंकि जब 2023 में अंता में चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव के साथ साथ, तो उस वक्त भी यहाँ अच्छी वोटिंग देखने को मिली थी। 2023 में करीब 80.3 की परसेंटेज के मुताबिक, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 80.30% वोटिंग अंत में हुई थी, जिसमें कंवरलाल मीणा बीजेपी के जीते थे। हालांकि उन पर फिर केस उनका सामने आया, जिस पर कोर्ट ने उनको सज़ा सुनाई और उनको उनकी जो विधानसभा सदस्यता थी वो रद्द कर दी गई। जिसके बाद अब बिहार विधानसभा चुनाव के साथ अंत के उपचुनावों की भी तारीखों का ऐलान हुआ। 11 तारीख यानी आज मतदान हुए 6 बजे तक। और अब इलेक्शन कमीशन के अनुसार जो डेटा सामने आया है वो इस बार अब सामने आया उपचुनावों में 79.83%। तो लगभग ये डेटा भी पिछली बार की तरह ही जा रहा है और अभी हो सकता है कि 1-8% और ऊपर चला जाए। तो पिछली बार की तरह ही डेटा है। लेकिन सवाल यहाँ नरेश मीणा, प्रमोद जैन भाया और मोरपाल सुमन को लेकर है। देखिए, आज भी सबसे ज़्यादा अगर कोई एक्टिव सोशल मीडिया पर दिखा और जिसकी सबसे ज़्यादा सियासी गलियारों में चर्चा हुई वो थे नरेश मीणा। हालांकि प्रमोद जैन भाया भी मंदिर पहुँचे और मोरपाल सुमन की भी तस्वीरें सामने आई। इससे पहले भी किस तरह प्रचार प्रसार में एक रथ पर वसुंधरा राजे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नजर आए। इसी तरह कांग्रेस ने किस तरह एकता का मंच वहाँ शुरुआत में ही नामांकन के वक्त शेयर किया और सचिन पायलट भी आए। उसमें भी सबसे ज़्यादा भीड़ उस वक्त देखी गई जब सचिन पायलट प्रचार करने प्रमोद जैन भाया के लिए आए। प्रहलाद गुंजल भी चर्चा बने। तो आज इन्हीं सब को लेकर पुष्कर सर के साथ चर्चा करेंगे अपने इस शो में। तो सर, सबसे पहले तो सवाल अंत उपचुनाव को लेकर कि अब ये उपचुनाव का नतीजा कहाँ जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है अब तक की खबरें और अपडेट्स के मुताबिक? देखिए, 77% तो कह रहे हैं और 79 पॉइंट्स ऊपर वोटिंग हो गई है। आखिरी सेटल डाउन हुआ 80%। ये बम्पर वोटिंग कही जाएगी। और जो एक 2 सवा 2 लाख 2.5 लाख के बीच की पोलिंग में अगर 2 लाख के आसपास मत पड़ गया है तो मुझे लगता है कि जीतने वाले कैंडिडेट को 60,000 से ज़्यादा वोट पाने होंगे। जी बिल्कुल सर। और जिस तरीके से आप देखेंगे कि आखिरी में नरेश मीणा को आम आदमी पार्टी और आरएलएसपी हनुमंत बेनीवाल ने समर्थन किया, वो अपने आप में बड़ा संकेत है कि देखिए, नरेश मीणा ये मान के चल रहे थे अंतर चुनाव वो कांग्रेस से लड़ेंगे, लेकिन नहीं, फिर आखिरी में उन्होंने प्रहलाद गुंजल की फोटो इस्तेमाल की। आप ये देखिए कि इसको 2 राष्ट्रीय पार्टियों ने कितनी बड़ी लड़ाई का, सचिन पायलट आए, अशोक गहलोत आए, उधर से जैसा भी आपने बताया वसुंधरा, और उन्होंने रोड शो किया भजनलाल ने मिलके। तो एक तरीके से पार्टी एकजुटता दिखाने का बड़ा मौका था। अंता जनता को ये दिखाने को मैसेजिंग के लिए था। लेकिन मैं जो मुझे समझ में आ रहा है, एक तरफा जीत तो किसी की नहीं। जी सर। और कहीं बड़ा टैक्टिकल वोटिंग हो गई। जो नरेश मीणा को यूथ मिलने की उम्मीद है, जो नरेश मीणा को हर वर्ग के यूथ मिलने की उम्मीद है, उससे कहानी चेंज होगी। यूथ किधर गया, महिला किधर गई, ये तय होगा। जी देखिए, जनरल जो प्रमोद जैन भाया का जो अपना कास्ट है उसका वोट उनको मिल ही रहा होगा। इसीलिए मोरपाल सुमन को, हाँ, एक बीजेपी का हिस्स दिखाई दिया, जो उनका एक बागी खड़ा हुआ था उसको बैठाया। जी, रामपाल मेघवाल वो मीणा समाज को डेंट दे सकते थे, लेकिन उनको लगा अगर उन्होंने कुछ भी वोट खींचा तो आसान राह प्रमोद जैन भैया के लिए हो जाएगी। और जो अब तक चुनाव है, इसमें मैं दावा तो नहीं कर सकता हूँ, मुझे जो समझ में आ रहा है उसमें कांटे की टक्कर आपको दिखाई देगी। उसकी वजह नरेश मीणा होंगे और हार जीत फर्स्ट सेकंड थर्ड में बहुत कम वोटों का हो सकता है। ये वो चुनाव मुझे दर्शा रहा है। जी, लेकिन सर, सवाल नरेश मीणा को लेकर ही सबसे ज़्यादा इस बार उपचुनाव में देखने को मिला। आपने भी देखा होगा कि सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव ना तो मोरपाल नज़र आए, ना ही प्रमोद जैन भाया नज़र आए। लेकिन आज भी और आज से पहले भी नरेश मीणा जिस तरह सोशल मीडिया, मैंने आपको एक लाइन में बताया कि जो युवा जिसके साथ चला गया, अगर तोड़ लिया
जी टूटा जिसका वोट, वो पार्टी चुनाव हारी। जी। तो अब जैसे सर हनुमान बेनीवाल ने जिस तरह से समर्थन भी दिया और आकर बयान भी दिया और बड़ा ललकारा भी कांग्रेस और बीजेपी को नरेश मीणा के सामने, नरेश मीणा ने भी ललकारा, संजय सिंह ने भी ललकारा, बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही, इन दोनों ने मिलकर दोनों पार्टियों को पर निशाना साधा। हालांकि इस तरफ बीएपी इसमें मामले में पीछे रह गई और उनका आज भी बयान सामने आया कि भाई हमें बुलाया नहीं था तो हम जी। जाते क्या। जी। देखिए अब वहां वो छोड़ दीजिए, अंता का चुनाव ये कह रहा है कि नरेश मीणा की राजनीति यहाँ से 180 डिग्री चेंज होगी। वो ये तीसरा लगातार चुनाव होंगे अगर वो हार जाते हैं। अगर वो जीत जाते हैं तो अनस्टॉपेबल होंगे दोनों के लिए, बीजेपी और कांग्रेस। वो जिधर चले जाएंगे और जिसके खिलाफ बोल रहे होंगे, एक मैसेज ये चला जाएगा कि ये युवाओं के मुद्दा उठा रहे हैं। आप देखिए आज भी एक अंता में एक गांव था जहां करीबन 700-750 सांगली गांव, वहां सांगली गांव ने वोट नहीं डाला, वो धरने पे पहुंच गए जाके। जी। इसका असर आसपास जिलों में, आसपास के गांव बूथ पर पड़ता है कि कोई और नहीं पहुंचा। जी। जो ये स्ट्रैटेजी अपनाई है, ये डू और डाई मैच इनके लिए है। लेकिन सर देखिए आज किरोड़ीलाल मीणा का भी बयान सामने आया। एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि भाई आप नहीं आए, क्यों नहीं आए, तो उन्होंने आज वसुंधरा राजे की तारीफ़ की। लेकिन एक वक्त आपको याद होगा जब वसुंधरा राजे और उनकी किस तरह की तलखी वाली खबरें भी सामने आती थी, और अब भी यही कहा जा रहा था प्रचार के दौरान भी, जब उपचुनाव का प्रचार चल रहा था, कि वो वसुंधरा राजे की वजह से वो खुद नहीं वो नहीं, पर आज तो वो तारीफ करते दिखाई दी। मैं आपको बताऊं, वसुंधरा राजे ने उन्हें अंता में नहीं घुसने दिया। जी। खबर ये है, वहाँ वसुंधरा राजे आई इसी भी शर्त में थी कि किरोड़ीलाल मीणा वो नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका एक कहना था कि किरोड़ीलाल मीणा जब नरेश मीणा गिरफ्तार हुए थे तो खुल के उनके समर्थन में गए थे। जी। तो वो ये कोई कंफ्यूजन नहीं चाह रही थी, इसीलिए उन्होंने सीधा संदेश दिया था किरोड़ीलाल मीणा इस उपचुनाव से दूर रहे। पर उपचुनाव से दूर रहना भी कहीं ना कहीं किरोड़ीलाल मीणा का समर्थन भी तो हो सकता है ना सर। ये अगर जाते हो नरेश मीणा के खिलाफ प्रचार करते हो अपने पार्टी कैंडिडेट के लिए, तो ज़्यादा पॉजिटिव मैसेज जाता बीजेपी के लिए। इससे बीजेपी को नुकसान होगा। बीजेपी को नुकसान इनके, देखिए आप वहाँ चुनाव, वो 12 का वो गढ़ किसका है, न मीणा का है, न भैया का है, न किसी। चुनाव जीत लेना बात दूसरी है, जहाँ वसुंधरा खड़ी हो जाएंगी वहाँ कोई नहीं रहेगा। इसलिए भजन लाल को भी पता था। देखिए एक आपसे ऑफ द रिकॉर्ड बात होते हुए बड़ा अच्छा लगा था, आपने कहा कि ये तब 80% वोटिंग हुई है जब ना तो सरकार बन रही है ना गिर रही है। केवल नरेश मीणा, अगर बहुत बिटवीन द लाइंस पढ़ी है तो नरेश मीणा के लिए ये चुनाव एक सीख हो जाएगा कि देवली उनियारा हारे, ये हारे, उससे पहले हार गए, तो उनको राजनीति ठीक करनी होगी। लेकिन जिस तरीके का, मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत क्लोज चुनाव है, इसमें 60 से 70 हज़ार वोट जो पाएगा वो ऐसा नहीं है कि दूसरा कोई 20,000 वोट पाए होगा। मुझे लग रहा है एक अच्छा चंक लेंगे और सेकंड वाले को ये दुख होगा कि नरेश मीणा ना होते तो शायद हम जीत जाते। जी। तो देखिए अंत उपचुनाव में नरेश मीणा एक अहम एक्स फैक्टर है जी, जब तक बिल्कुल। चुनाव नतीजे नहीं और जब तक नतीजे नहीं आते तब तक नरेश मीणा की लगातार चर्चा होती रहेगी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार का जो चुनाव जिस तरह से और जिस रणनीति के साथ नरेश मीणा ने लड़ा है वो उस पिछले बार से काफ़ी बेहतर और अच्छा दिखाई दिया है। क्योंकि देखिए जिस तरह अभी सर ने सांगली गांव की बात कही तो उस वक्त धरने पर बैठ गए तो एकदम चर्चा ये होने लगी कि कहीं ये पिछले साल की ही तरह, क्योंकि यही दिन थे, देखिए नवंबर का ही वो महीना था और जब उपचुनाव हुआ था देवली उनियारा और एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया था तो चर्चा ये आने लगी थी कहीं आज भी ऐसी ही कोई खबरें सामने ना जाए। लेकिन हाँ, TV9 राजस्थान ने तब भी यही, आज भी हमने जैसे ही इस घटना के बाद लाइव किया तब भी हमने यही कहा था कि देखिए इस बार सिचुएशन पूरी तरह से अलग है। नरेश मीणा कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे, क्योंकि जिस दिन उन्होंने नामांकन अपना दाखिल किया था उसी दिन उन्होंने अपना एक वीडियो संदेश जारी किया था अपने समर्थकों के लिए, और वो खुद तो गुस्से वाले, उन्होंने अपने समर्थकों को भी उसमें शांत किया था कि हम बहुत अच्छे मार्जिन से ये चुनाव जीत रहे, इसीलिए अपने गुस्से पर काबू रखना और बहुत गंभीरता के साथ इस उपचुनाव में आगे बढ़ना है। और उसी तरह से उनकी रणनीति दिखाई भी थी और उस रणनीति का असर ये भी दिखा कि हनुमान बेनीवाल भी उनके साथ आए और
आम आदमी पार्टी का समर्थन भी मिला। आम आदमी पार्टी ने ज़मीनी स्तर पर उनके कार्यकर्ताओं ने, आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने नरेश मीणा के लिए प्रचार किया। कई वीडियो हमने TV9 राजस्थान पर भी लगाया, सोशल मीडिया पर भी वायरल हुए। संजय सिंह जो मुख्य वक्ता है, एक बड़े उसमें नेता आम आदमी पार्टी के वो है, तो उन्हें भी दिल्ली से भेजा गया नरेश मीणा के लिए। तो अब देखिए, अगर नरेश मीणा जीतते हैं तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को भी अपनी ज़मीन बनाने का मौका वहाँ उनके साथ साथ मिल सकता है। दूसरी बात, नरेश मीणा को जनता भी एक ये सोचकर भी वोट दे सकती है, जिस तरह की वहाँ की खबरें सामने आ रही थी कि 2.5 साल का ही तो मौका देना है सरकार को, जैसा भी सर ने कहा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला ना विपक्ष को ना सरकार को, तो इसलिए नरेश मीणा ही क्यों ना सही। अब अगर नरेश मीणा जीत जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी जी बिल्कुल। और अखिल, इसमें एक बात जोड़ दूं, इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने को वो एक सबक दे के जाएंगे कि अगर काम करेंगे तो जिता के, आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। शायद यही अंदाजा था, तभी दोनों पार्टियों के बड़े नेता छोटे से चुनाव में नहीं, बिल्कुल सर, मजबूर कर दिया कांग्रेस और बीजेपी को एक साथ लाकर रखने के लिए। देखिए, प्रमोद जैन भाया का नामांकन आपको याद होगा, जब अशोक गहलोत, गोविंद डोटासरा, टीकाराम जूली, सचिन पायलट सब एक मंच पर बैठे थे। इसी तरह जो अब तक नहीं हुआ, वसुंधरा राजे जो किसी के साथ अपना मंच भी शेयर करना ज़्यादा पसंद नहीं करती, इस तरह की चर्चाएं होती है, वो एक गाड़ी पे, एक रथ पे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ, और वही मुख्यमंत्री जिनकी पर्ची पढ़कर वो शौक हो गई थी और वो सबसे ज़्यादा उनका जो रिएक्शन था वो वायरल हुआ था और चर्चाओं का विषय बना था। तो खैर, जो भी होगा हम सब आपको कहना पड़ेगा, अगर लब्बो लुबाब समझा जाए कि नरेश मीणा ने दोनों पार्टी के बड़े नेताओं की टसल खत्म करके उनको एक मंच पे ला दिया कि कहीं ये लड़का आगे निकल गया तो ज़्यादा दिक्कत होगी। चलिए, तो खैर, अब जो भी अंत उपचुनाव को लेकर अब नतीजों के दिन आपको फिर बताएंगे। सबसे पहले TV9 राजस्थान पे आपको देखने को मिलेगा कि कहाँ कितने, कौन से राउंड में कहाँ कौन आगे चल रहा है, सब आपको अपडेट देते रहेंगे TV9 राजस्थान पर। फिलहाल 8 PM शो में इतना ही, फिर आपके सामने एक बार हाजिर होंगे नए मुद्दे के साथ। शुक्रिया।